नमस्कार दोस्तों, 18 जून 2023 सुबह के 9:30 बजे 5 लोग टाइटन नाम की एक सबमरीन में बैठकर समुद्र के अंदर डुबकी लगाते हैं। ये लोग टाइटैनिक जहाज के रेक को देखने जा रहे हैं। वही महान टाइटैनिक जहाज जो आज से करीब 100 साल पहले समुद्र में डूबा था। ये एक बड़ा ही एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ एडवेंचर टूरिज्म है और बहुत ही महंगा है। इस सबमरीन में बैठे एक एक आदमी ने 2 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए हैं चंद घंटों के इस टूर के लिए। ये ट्रिप इतनी महंगी इसलिए है क्योंकि टाइटैनिक जहाज का मलबा समुद्र की गहराइयों में बहुत नीचे छुपा पड़ा है। स्पेसिफिकली कहा जाए 3810 मीटर पानी के सरफेस से नीचे। ये सबमरीन पानी के नीचे जाने का ये सफर शुरू करती है। इसे करीब 2 घंटे का समय लगेगा 3810 मीटर की डेप्थ तक पहुंचने में। हर 15 मिनट के इंटरवल पे ये सबमरीन एक सिग्नल भेजती है समुद्र के ऊपर मौजूद एक जहाज पोलार प्रिंस को। यही इनके लिए कम्युनिकेशन का जरिया है बाहर की दुनिया से। उस दिन 18 जून को इस सबमरीन को पानी के अंदर जाते हुए सिर्फ 1.25 घंटे ही गुजरे थे कि अचानक से ये सबमरीन ऊपर मौजूद जहाज से अपना कांटेक्ट खो देती है। शाम के 4:30 बजे वो समय था जब तक इस सबमरीन को अपना टूर खत्म करके वापस ऊपर आ जाना चाहिए था, लेकिन इसका कोई नामो निशान दिखाई नहीं देता। शाम के 7:10 पोलार प्रिंस में मौजूद जो टीम थी वो डिसाइड करती है कि यूएस कोस्ट गार्ड को इन्फॉर्म किया जाए। और यहां से शुरुआत होती है दोस्तों 4 दिन लंबी चली एक मल्टीनेशनल खोज की। एक जबरदस्त सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन होता है इस सबमरीन को ढूंढने का। हवाई जहाज, शिप्स और रोबोट व्हीकल्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। हर किसी के दिमाग में बस एक ही सवाल, आखिर इन पैसेंजर्स के साथ क्या हुआ? The US Coast Guard says debris from the Titan has been brought to the surface from the ocean floor. The debris is consistent with the catastrophic loss of the pressure chamber. The arrogance and the hubris that sent that ship to its doom is exactly the same thing that sent those people in that sub to their fate. वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबकी प्रशंसा करना चाहूंगा कि आप अपना टाइम ऐसे इन्फॉर्मेशनल और एजुकेशनल वीडियोस को देखने में लगा रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट करने के हजारों तरीके हैं, लेकिन ऐसे वीडियोस को देखने से आपको दुनिया की बेहतर समझ मिलती है और आपकी नॉलेज बढ़ती है। ये टाइम का एक सही इन्वेस्टमेंट है। ऐसे ही अगर आप अपने टाइम को बेहतर मैनेज करने की अल्टीमेट टेक्निक सीखना चाहते हैं जिससे कि आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा पाएं और समय निकाल पाएं अपनी मनपसंद चीजों के लिए अपनी जिंदगी में, तो ज्वाइन करके देखिए मेरा टाइम मैनेजमेंट कोर्स ध्रुव राठी एकेडमी पर। ये एक बड़ा ही प्रैक्टिकल कोर्स है जो आपको स्टेप बाय स्टेप सीक्रेट टेक्निक्स सिखाता है जिन्हें मैं अपनी जिंदगी में खुद इस्तेमाल करता हूँ। इसे कंप्लीट करने के बाद आप अपनी पढ़ाई में, आप अपने काम में, इनफैक्ट अपनी घर पर भी जिंदगी में एक ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। जिन हजारों लोगों ने कोर्स लिया उनका भी यही कहना है। ज्वाइन करते वक्त कूपन कोड टाइम40 का इस्तेमाल कीजिए 40% ऑफ पाने के लिए। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन जल्दी कीजिए क्योंकि ये कूपन कोड आप में से सिर्फ पहले 400 लोगों के लिए एप्लीकेबल होगा। अब समझते हैं टाइटन सबमरीन की पूरी कहानी। ये जगह जहां पर ये सबमरीन गायब हुई है अटलांटिक ओशन में कनाडा देश के पास लोकेटेड है। नक्शे में देखिए, कैनेडियन आइलैंड न्यू फाउंडलैंड से करीब 600 किलोमीटर दूर। इसी जगह पर पानी की गहराइयों में टाइटैनिक का रेक भी मिलेगा जो कि 2 हिस्सों में टूटा हुआ है। एक बो वाला हिस्सा, दूसरा स्टर्न, और दोनों करीब एक दूसरे से 800 मीटर दूर है। यहाँ ये जो टाइटन सबमरीन गायब हुई, ये एक सबमरीन नहीं बल्कि एक सबमर्सिबल थी। ये दोनों शब्द एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते हैं, तो अभी तक सिंप्लीफाई करने के लिए मैं सबमरीन शब्द का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इन दोनों शब्दों के बीच। सबमरीन्स में खुद की पावर होती है। वो एक पोर्ट का इस्तेमाल करके खुद से समुद्र के अंदर जा सकती हैं और खुद से समुद्र के अंदर से बाहर आ सकती हैं, लेकिन सबमर्सिबल्स ऐसा नहीं कर सकती। सबमर्सिबल को पानी के अंदर जाने के लिए, लॉन्च करने के लिए और वापस आने के लिए एक सपोर्ट शिप की जरूरत पड़ती है। एक जहाज जो पानी के ऊपर मौजूद है और चीजों को कंट्रोल कर रहा है। हमारे केस में यहाँ ये सपोर्ट शिप पोलार प्रिंस जहाज था। इस पूरे ऑपरेशन को चलाया जा रहा था ओशन गेट नाम की एक कंपनी के द्वारा, जिसके सीईओ स्टॉकटन रश थे। इनका नाम याद रखना क्योंकि आगे की कहानी में ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। ये बाय प्रोफेशन एक एरोस्पेस इंजीनियर रह चुके हैं और साल 2009 में इन्होंने ये ओशन गेट कंपनी बनाई थी। एक प्राइवेट कंपनी जिसका पर्पस अमीर लोगों को ये डीप सी एक्सपेडिशंस करवाना टूरिज्म के तौर पर। Walk us through sort of the mechanics, how they're going to work. It's an expedition to survey the wreck. Travelers who come out will participate in the dives, operate sonar, communication systems, photographs, work on data. So it's a very active experience. इस कंपनी ने टाइटैनिक के टूर्स जुलाई 2021 में ही ऑफर करने शुरू किए थे। इससे पहले वो बाकी और शिपरेक्स के बाकी और जगहों के टूर्स करवाते थे, जैसे कि अभी भी आप इनकी वेबसाइट पर देख सकते हो। टाइटैनिक के अलावा अजोरस और बहामास के एक्सपीडिशंस। टाइटन इस कंपनी की इकलौती सबमर्सिबल नहीं थी। इसके अलावा ओशन गेट के पास 2 और सबमर्सिबल्स थी, एंटीपोड्स और साइक्लोप्स।
एंटीपोड्स 304 मीटर की गहराई तक जा सकती थी समुद्र में और साइक्लोप्स 500 मीटर तक। लेकिन टाइटन को डिजाइन किया गया था कि वो 4000 मीटर नीचे जा सके, 4 किलोमीटर पानी के अंदर। यही कारण है कि टाइटैनिक पर जाने के लिए यही इकलौती सबमर्सिबल इनके पास थी। 3800 मीटर कितनी भयानक डेप्थ है, इसे विजुअलाइज करने के लिए इस चार्ट को देखिए जो बनाया है वॉशिंगटन पोस्ट ने। यहाँ मेजरमेंट्स फीट में लिखी है। आमतौर पर एक आदमी की हाइट 6 फीट होती है। टाइटैनिक जहाज से जो आइसबर्ग टकराया था वो करीब 100 फीट पानी के ऊपर तक जाता था और उससे कहीं ज्यादा पानी के नीचे। 130 फीट मैक्सिमम डेप्थ है जो रिक्रिएशनल स्कूबा डाइवर्स जा सकते हैं स्कूबा डाइविंग करते हुए। 650 फीट के बाद से एक ट्वाइलाइट जोन वाला एरिया शुरू होता है जहां पर इतनी रोशनी नहीं पहुंच पाती पानी के अंदर। 1600 फीट यहां पर डीपेस्ट एवर अंडर वाटर रेस्क्यू ऑपरेशन जो आज तक कंडक्ट किया गया था। 2600 फीट ये वो डेप्थ है जहां पर बड़े बड़े जाइंट स्क्विड्स स्विमिंग करते हैं। जाइंट स्क्विड्स अपने आप में इतने भयानक जानवर है कि ऐसा लगता है ये किसी एलियन प्लेनेट से आए हो। जरा फोटोज देखिए। और नीचे जाएं तो 3800 फीट के बाद एक मिडनाइट जोन शुरू होती है। कोई भी सनलाइट इससे नीचे नहीं पहुंच पाती पानी के अंदर, तो सब कुछ काला काला हो जाता है। इसके बाद पानी का तापमान यहाँ पर 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। अब यहाँ से और नीचे जाते रहो 5000 फीट, 6000 फीट, 8000 फीट, 10,000 फीट और 12,500 फीट पर जब आप फाइनली पहुंचते हो, यहां आता है ओशन फ्लोर जहां टाइटैनिक का रेक मौजूद है। इस डेप्थ पर जो प्रेशर होता है वो ऑलमोस्ट 400 गुना ज्यादा है सरफेस पर मौजूद प्रेशर से। तो जो भी सबमर्सिबल इतनी डेप्थ पर जाएगी उसका डिजाइन ये सब सोचकर किया जाना चाहिए। जो शीशा लगा रखा था बाहर देखने के लिए, जो विंडो का साइज है वो बस इतना सा ही हो सकता है। और टाइटन सबमर्सिबल में ये जो खिड़की थी इसे व्यू पोर्ट कहते हैं। वैसे ये सबसे बड़ा व्यू पोर्ट था जो किसी भी प्राइवेट सबमर्सिबल में बनाया गया था आज के दिन तक। अपने आप में ये टाइटन सबमर्सिबल कोई ज्यादा बड़ी नहीं थी, सिर्फ 5 लोगों के बैठने की कैपेसिटी थी। इसकी जो मेन बॉडी थी जिसे हल कहा जाता है वो कार्बन फाइबर की बनी थी। एंड में 2 कैप्स लगी थी जो टाइटेनियम की थी और टोटल लेंथ है इसकी करीब 6.7 मीटर्स और वजन 10,400 किलो से ज्यादा। इसके डिजाइन में बाहर देख सकते हैं 4 इलेक्ट्रिक थ्रस्टर्स लगे हुए हैं, 2 हॉरिजॉन्टल और 2 वर्टिकल्स, जिसके जरिए इसे चलाया जा सकता। अब चलाने के लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट, यहाँ पर इस सब को कंट्रोल किया जाता था एक वीडियो गेम कंट्रोलर के द्वारा। Run the whole thing with this game controller. Come on! ये एक्चुअली में उतना भी वियर्ड नहीं है जितना सुनने में लगता है, क्योंकि यूएस नेवी भी अपनी सबमरीन्स के लिए जो उनकी सबमरीन्स में पेरिस्कोप्स लगाए जाते हैं बाहर देखने के लिए, जो व्यू पोर्ट्स होते हैं, वो उन्हें कंट्रोल करते हैं एक्सबॉक्स कंट्रोलर्स के द्वारा। लेकिन हाँ, ये बात भी है कि यहाँ पर पूरी की पूरी सबमरीन टाइटन को कंट्रोल किया जा रहा था एक वीडियो गेम कंट्रोलर के द्वारा। इसका मतलब है कि जो पायलट इस सबमर्सिबल को चला रहा था पानी के अंदर, वो भी इस वीडियो गेम कंट्रोलर का यूज कर रहा था। इसके अंदर का नजारा अगर आप देखोगे तो अंदर बैठने के लिए कोई सीट्स नहीं थी, लेकिन एक टॉयलेट जरूर बना रखा था छोटा सा, जो कि व्यू पोर्ट के पास था। और टॉयलेट पर कोई बैरियर भी नहीं था, तो ये लोग कहते लिटरली कि अगर किसी को टॉयलेट जाना है तो बाकी सारे लोग अपना मुंह उधर कर लें, एक टीवी स्क्रीन पर देखते रहे, इतने वो टॉयलेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। This is the only toilet available on a deep diving submersible. Best seat in the house. You can look out the viewport. We put a privacy screen in, turn up the music. अब क्योंकि ये सबमर्सिबल्स इतनी डीप जाती हैं पानी के अंदर, तो जीपीएस यहाँ पर काम नहीं करता। जो कम्युनिकेशन होता है इनकी सपोर्ट शिप को, वो किया जा रहा था एक टेक्स्ट मैसेजिंग सिस्टम के द्वारा। ये अभी अनक्लियर है कि कौन सा इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल था शिप पर, लेकिन कुछ दिन पुराने ट्वीट में ओशन गेट ने बताया था कि वो स्टारलिंक के सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस का इस्तेमाल कर रहे थे कम्युनिकेट करने के लिए। हम 18 जून की इस कहानी पर वापस आए तो इस सबमर्सिबल में उस दिन 5 लोग बैठे थे। पहले थे 58 साल के ब्रिटिश बिलियनियर हेमिश हार्डिंग। ये एक एडवेंचरर और 3 टाइम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर थे। 2016 में साउथ पोल पर गए थे एस्ट्रोनॉट बज ऑल्ड्रिन के साथ। एक टाइम पर इन्होंने 4 घंटे की डाइव करी थी ओशन के डीपेस्ट पार्ट में, मारियाना ट्रेंच। और पिछले साल ये ब्लू ओरिजिन की सब ऑर्बिटल फ्लाइट का हिस्सा थे जो स्पेस एक्सप्लोरेशन कंपनी जेफ बेजोस ने स्टार्ट करी थी। दूसरे पैसेंजर थे 77 साल के पॉल हेनरी नॉर्जियोले, फ्रेंच नेवी के एक फॉर्मर कमांडर। ये खुद से ही करीब 35 बार टाइटैनिक के रेक को विजिट कर चुके थे। ये आरएमएस टाइटैनिक की अंडर वाटर रिसर्च के भी डायरेक्टर रहे थे। तीसरे और चौथे पैसेंजर्स थे एक ब्रिटिश पाकिस्तानी बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और उनके 19 साल के बेटे सुलेमान। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक के ओनर थे। सुलेमान की बुआ ने यह भी बताया था कि सुलेमान को जाने से एक्चुअली में डर लग रहा था, लेकिन वो अपने पिता को खुश रखने के लिए, उन्हें कंपनी देने के लिए इस सफर पर उनके साथ गए।
उस दिन जैसा मैंने बताया कि इनकी सबमर्सिबल हर 15 मिनट के इंटरवल पे कम्युनिकेट कर रही थी ऊपर मौजूद जहाज से। ये कम्युनिकेशन आना बंद हो जाता है 11:15 पर। इसके बाद कोई कम्युनिकेशन, कोई सिग्नल नहीं आता। इसके बावजूद भी एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 4:30 बजे जो टाइम था टाइटन के वापस रीसर्फेस होने का, उस टाइम पर ये वापस आएगी। क्योंकि अगर बाय चांस ये सबमर्सिबल पानी के अंदर ही फंस जाती तो एक तरीका था पैसेंजर्स के लिए अंदर से ही इसे टिल्ट करके आगे पीछे धकेल के वापस इसे ऊपर लाने का। ये किया जाता है बैलेस्ट्स को रिमूव करके। बैलेस्ट्स असल में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा होते हैं बड़े जहाजों का और सबमरीन्स का। अपने आप में ये बस हैवी वजन होते हैं और कुछ नहीं होता। इनकी मदद से सबमरीन्स पानी के अंदर डिसेंड कर पाती हैं। पहले के जमाने में पत्थर और सैंडबैग्स का इस्तेमाल किया जाता था बैलेस्ट के तौर पर, लेकिन आज के दिन जो सबमरीन्स हैं वो सिर्फ पानी का इस्तेमाल करती हैं। बैलेस्ट टैंक्स में पानी भरा जाता है जिससे कि वजन बढ़े और ये सबमरीन्स पानी के अंदर जाना शुरू हो। तो 4:30 बजे जब टाइटन वापस रीसर्फेस नहीं किया तो ऊपर बैठे जहाज में लोगों ने कुछ समय तक इंतजार किया और फिर 7:10 पर यूएस कोस्ट गार्ड को नोटिफाई कर दिया। इसके बाद शुरू हुई एक जबरदस्त रेस, द रेस अगेंस्ट टाइम। 96 घंटे, सिर्फ 4 दिन की ऑक्सीजन सप्लाई मौजूद थी इस टाइटन में। तो अगर कोई रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर किया जा रहा था, उनके पास सिर्फ 4 दिन का समय था अगर वो पैसेंजर्स को जिंदा ढूंढना चाहते तो। अब अक्सर जहाजों में एक इमरजेंसी लोकेटर लगाया जाता है जिसे इमरजेंसी पोजीशन इंडिकेटिंग रेडियो बीकन कहते हैं, EPIRB। इसकी मदद से इन वेसल्स को लोकेट किया जा सकता है, लेकिन टाइटन में ये नहीं लगा था। यहाँ पर एक और प्रॉब्लम ये थी कि अगर टाइटन वापस से समुद्र के सरफेस पर आ भी जाती तो भी अंदर बैठे लोग ऑक्सीजन की कमी से मारे जाते, क्योंकि अंदर की तरफ से इस सबमर्सिबल को खोलने का कोई तरीका ही नहीं था। सही सुना आपने, जो दरवाजा था इस सबमर्सिबल का उसे सिर्फ बाहर से ही बंद किया जा सकता था और बाहर से ही खोला जा सकता था। तो चाहे ये सबमर्सिबल पानी के अंदर हो या ऊपर हो, 4 दिन का समय यहाँ पर बहुत क्रिटिकल था। The crew closes the hatch from the outside with 17 bolts. There's no other way out. ऊपर से जो सर्च एरिया था वो 25,000 किलोमीटर बड़ा था। इतने बड़े एरिया में एक वैन जितनी सबमर्सिबल को ढूंढना, इमेजिन करो कितना मुश्किल काम है ये। गोवा जो स्टेट है हमारी, ये उससे 7 गुना बड़ा एरिया होता है और जो डीपेस्ट अंडर वाटर रेस्क्यू अभी तक किया गया था वो सिर्फ 480 मीटर्स डीप तक किया गया था साल 1973 में। लेकिन फिर भी रेस्क्यू टीम्स ने अपनी पूरी जी जान लगा दी। शुरुआत में 2 अमेरिकन हवाई जहाज और 2 कैनेडियन हवाई जहाज ने इस ऑपरेशन को शुरू किया। इन दोनों में सोनार को डिप्लॉय किया गया जिससे कि ये पानी के अंदर भी डिटेक्ट कर सकते। सरफेस पर 3 जहाजों ने सर्च करना शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया और शिप्स आती गई सर्च ऑपरेशन में, कुछ रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स यानी ROVs का भी यहां पर इस्तेमाल किया गया। ये बेसिकली एक रोबोट टाइप व्हीकल समझ लो, जिसमें कोई अंदर बैठता नहीं है, लेकिन ये पानी के अंदर डुबकी लगा के चीजों को ढूंढ सकते हैं और पानी के सरफेस से इन्हें कंट्रोल किया जाता है। 3 ROVs यहां पर इसकी खोज कर रहे थे। 3 दिन तक खोज चलने के बाद इस सर्च ऑपरेशन के तीसरे दिन एक कैनेडियन एयरक्राफ्ट का सोनार कुछ बैंगिंग नॉइजेस सुनता है। आधे घंटे के इंटरवल्स में कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कि कोई दरवाजा मार रहा हो। बाद में यूएस कोस्ट गार्ड को भी आवाजें सुनाई देती हैं। फाइनली जाकर 22 जून को एक ROV जो ओशन के फ्लोर पर खोज कर रहा था, उसे कुछ मलबा दिखाई देता है टाइटैनिक जहाज के बोझ से करीब 490 मीटर दूर। इसे देखते ही ये कंफर्म हो जाता है कि ये सबमर्सिबल टूटकर चकनाचूर हो चुकी है। जो लोग इसके अंदर बैठे थे वो सब अपनी जान खो चुके हैं। बाकी खोज करने पर टोटल में 5 डेब्री के पीसेस निकलते हैं। सेम दिन यूएस कोस्ट गार्ड की तरफ से कंफर्मेशन आती है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो बैंगिंग नॉइजेस उन्होंने सुनी थी उसका इस टाइटन सबमर्सिबल से कोई कनेक्शन नहीं था। एक्चुअली में कंक्लूजन यहां पर निकाला जाता है कि टाइटन हाई प्रेशर की वजह से इम्प्लोड कर गई। इम्प्लोजन शब्द सुनकर आपको लग रहा होगा कि इसका मतलब है फट जाना, लेकिन इसका मतलब एक्चुअली में एक्सप्लोजन शब्द का उल्टा होता है। हम एक्सप्लोजन शब्द का इस्तेमाल करते हैं जब भी कोई धमाका होता है, जैसे कि बम फट गया। जो फोर्स होती है वो बाहर की तरफ जाती है, लेकिन इम्प्लोजन में जो फोर्स होती है वो अंदर की तरफ लगती है। स्क्वीजन होकर फट जाना, ये होता है इम्प्लोजन। और कैटास्ट्रोफिक इम्प्लोजन का मतलब है जो इम्प्लोजन इतनी तेजी से हुआ कि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर खत्म हो गया और इसमें 1 मिली सेकेंड का समय भी नहीं लगा। इसका मतलब है कि जो लोग इसके अंदर बैठे थे वो इमीडिएटली पलक झपकते ही मारे गए और उनको कोई अंदाजा भी नहीं हुआ इसका। सवाल यहाँ पर ये उठता है, आखिर क्या कारण इस इम्प्लोजन के पीछे?
असल में जो टाइटन की मेन बॉडी थी दोस्तों, जैसा मैंने बताया, वो कार्बन फाइबर की बनी थी। लेकिन आमतौर पर जो सबमरीन्स और सबमर्सिबल्स बनाई जाती हैं वो स्टील, टाइटेनियम या एल्यूमिनियम की बनाई जाती है। टाइटन का ये कार्बन फाइबर का डिजाइन एक एक्सपेरिमेंटल डिजाइन था। समुद्र में इतनी नीचे कार्बन फाइबर की प्रॉपर्टीज कैसी काम करेंगी ये आज तक किसी ने ढंग से टेस्ट नहीं किया था। और इस डिजास्टर को देखकर हम कह सकते हैं कि कार्बन फाइबर एक सूटेबल मटेरियल नहीं है इस यूज केस के लिए। यही चीज कही ओशन एक्सप्लोरर रॉबर्ट बैलर्ड ने, वो इंसान जिन्होंने टाइटैनिक जहाज की रेक को डिस्कवर किया था साल 1985 में। इन्होंने कहा कि हमने हजारों डाइव्स करी अलग अलग व्हीकल्स में समुद्र के इतनी अंदर जाने के लिए, लेकिन आज तक हमने कभी कोई व्हीकल नहीं खोया था। ये पहली बार हुआ कि कोई सबमरीन या सबमर्सिबल इस तरीके से इम्प्लोड हो गया। If you look at our history, it's safer to be in a submarine like Alvin that I spent many years in than driving on I-95. जेम्स कैमरॉन जो फेमस टाइटैनिक और एवेटार फिल्मों के डायरेक्टर हैं, ये खुद बहुत बारी जा चुके हैं डीप सी में अलग अलग एक्सपीडिशंस में। इनका भी यही कहना था कि जो कैप्स जो टाइटेनियम की बनाई गई थी वो अभी भी इंटैक्ट पड़ी है सी फ्लोर पे, उन्हें कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो कार्बन फाइबर की मेन बॉडी थी वही अब टुकड़ों में बिखरी पड़ी है। इन्होंने बहुत स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया टाइटन को, ये कहते हुए कि यहाँ पर सेफ्टी रेगुलेशंस फॉलो ही नहीं किए गए। और ओशन गेट कंपनी के सीईओ के आप पुराने इंटरव्यूज देखोगे तो यही चीज आपको बार बार सुनने को मिलेगी। 2019 में स्मिथसोनियन मैगजीन में एक लंबा आर्टिकल छपा था जिसमें ये इनके सीईओ ओशन गेट कंपनी की बात कर रहे थे। इन्होंने कहा कि US Passenger Vessel Safety Act of 1993 was needlessly prioritizing passenger safety over commercial innovation. इन्हें लग रहा था कि ये जो एक्ट है ये फालतू का है, इसमें इतनी सेफ्टी पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। पिछले साल एक और इंटरव्यू में इन्होंने कहा था, at some point safety just is pure waste. I mean, if you just want to be safe, don't get out of bed, don't get in your car, don't do anything. You know, at some point, safety just is pure waste. I mean, if you just want to be safe, don't get out of bed, don't get in your car, don't do anything. इसके बाद ये कहते हैं, I've broken some rules to make Titan. I think I've broken them with logic and good engineering behind me. I've broken some rules to make this. I think I've broken them with logic and good engineering behind me. The carbon fiber and titanium. रूल ये कहता था कि कार्बन फाइबर और टाइटेनियम का नहीं इस्तेमाल करना, लेकिन इन्होंने इस्तेमाल किया, रूल तोड़ा, जानबूझकर किया। स्टॉकटन रश जानते थे कि वो यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जो बहुत खतरनाक हो सकता है। जनवरी 2018 में ओशन गेट के डायरेक्टर ऑफ मरीन ऑपरेशंस डेविड लॉजरिज ने एक्चुअली में सेफ्टी कंसर्न्स बताए थे टाइटन सबमर्सिबल के बारे में। लेकिन जब ओशन गेट ने नहीं सुनी तो ये कोर्ट में गए इस चीज को लेकर। कोर्ट में इन्होंने कहा कि एक सेफ्टी असेसमेंट और सर्टिफिकेशन कराई जानी चाहिए सबमर्सिबल की, लेकिन ओशन गेट ने मना कर दिया। इनका कहना था कि इस कंपनी को सेफ्टी पर पैसे स्पेंड करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। इनकी ये जो लीगल बैटल चली थी कोर्ट में, इवेंचुअली इसमें एक सेटलमेंट हो गई थी 2018 में आगे चलकर। लेकिन 27 मार्च 2018 कुछ 36 लोगों ने स्टॉकटन रश को एक चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी को लिखने वाले इंडस्ट्री लीडर्स, डीप सी एक्सप्लोरर्स, ओशियानोग्राफर्स, ऐसे लोग थे। और इन्होंने कहा था कि ये जो एक्सपेरिमेंटल अप्रोच तुम कर रहे हो, क्वालिटी चेक नहीं करा रहे हो चीजों का, इसकी वजह से भयानक हादसा देखने को मिल सकता है किसी दिन। मार्च 2018 एक और डीप सी एक्सप्लोरेशन स्पेशलिस्ट ने मेल लिखी थी इनके सीईओ को कि सेफ्टी को लेकर थोड़ा कंजर्वेटिव रहो। इन्होंने लिखा था, तुम अपने आप को और अपने क्लाइंट्स को डेंजर में डाल रहे हो। टाइटैनिक तक पहुंचने की दौड़ में तुम वही उसका फ्रेज दोबारा से रिपीट कर रहे हो, शी इज अनसिंकेबल। याद करो टाइटैनिक वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लोग कितना अंधाधुंध विश्वास करते थे कि भाई ये इतना बड़ा जहाज है, ये कभी नहीं डूब सकता, ये तो अनसिंकेबल है। लेकिन उस दिन वो जहाज जाकर डूबा और अब टाइटन का भी यही हाल हुआ। इतिहास के पन्नों में अब स्टॉकटन रश का नाम इस लिस्ट में शामिल हो गया है, लिस्ट ऑफ इन्वेंटर्स हु वर किल्ड बाय देयर ओन इन्वेंशन। इससे हमें सीख मिलती है कि कभी भी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और रेगुलेशंस को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो यहां क्लिक करके टाइटैनिक वाला वीडियो भी देख सकते हैं, जिसमें मैंने टाइटैनिक की पूरी कहानी बताई है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।